सुरजेवाला जी, रोहतक फिर चर्चा में है। जी। रोहतक, जहां पर चौधरी देवीलाल ने अपनी कर्मस्थली बनाते हुए महम का ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा, जहां के फैसलों को चौधरी देवीलाल मानते थे, और जब सांसद पद छोड़ दिया रोहतक का, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हथिया लिया उस बात को रोहतक की चौधर के नाम पर। अब उसी रोहतक के अंदर चुनौती दे रहे हैं चौधरी देवीलाल के नाम पर अभय सिंह चौटाला। जी। क्या करेगा रोहतक अब की बार देवीलाल जी की जयंती पर? सियासत में तो रोहतक का दबदबा हमेशा रहा है। और उन्होंने उस समय रोहतक को छोड़ दिया, तो क्या रोहतक के लोग नाराज थे जो चौधरी देवीलाल को हराते रहे लगातार? मैं तो ये समझता हूँ कि रोहतक के लोगों का जो फैसला था ना, वो रोहतक की चौधर के लिए, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सांसद बनाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो एक टूल समझो या एक मोहरा बना के चौधर का सवाल था। रोहतक सवाल तो रोहतक की चौधर का दिया था ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। इवन रोहतक के लोग, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जी, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, हुड्डा को छोड़ रहे हैं, इनेलो में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बनी बनाई राज जिस चौधर के नाम पे लाए थे वो चौधरी छोड़ दी। अभय सिंह चौटाला ने रोहतक को चुना नंबर 1 अभी, कितना फायदा मिलेगा? दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की सियासत का गढ़ रहा है रोहतक। हरियाणा की राजनीति को कई बार दिशा देता रहा है रोहतक। रोहतक, जहां पर चौधरी देवीलाल ने अपनी कर्मस्थली बनाते हुए महम का ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा, जहां के फैसलों को चौधरी देवीलाल मानते थे, अपनी कर्मस्थली बनाया, रोहतक से सांसद बने, और जब सांसद पद छोड़ दिया रोहतक का, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हथिया लिया उस बात को रोहतक की चौधर के नाम पर। यानी कि कभी चौधरी देवीलाल का गढ़, और फिर उसके बाद में 10 साल तक रोहतक के नाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब उसी रोहतक के अंदर चुनौती दे रहे हैं चौधरी देवीलाल के नाम पर अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। इसी विषय पर बात करेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी के साथ में। जी। परिचित हैं आप सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासत की बड़ी महीन पकड़ है, और पंचायत विकास विभाग से जुड़े रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं उसमें। सुरजेवाला जी, रोहतक फिर चर्चा में है अब की बार। रोहतक में अभय सिंह चौटाला खूब घूम रहे हैं जी, और कल हुड्डा साहब ने जवाब दे दिया कि वही अभय सिंह जो पुलिस की वर्दी पहन के भागा था, यानी कि महम की याद ताज़ा कर दी। जी। क्या करेगा रोहतक अब की बार देवीलाल जी की जयंती पर? देखिए, रोहतक हरियाणा में ही नहीं, जॉइंट पंजाब में भी, और मैं तो ये कहूँगा कि अविभाजित जो हमारा देश था, उस वक़्त भी रोहतक की चौधर थी। यानी कि आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले सर छोटू राम की ये कर्म स्थली रही है जी। और रोहतक का सियासी दायरे में बहुत बड़ा नाम रहा है हमेशा से ही। तो फिर उसके बाद हरियाणा बना, तब भी पहले मुख्यमंत्री जो बने पंडित भगवत दयाल शर्मा, रोहतक से थे? वो रोहतक से ही थे। तो रोहतक के इर्द गिर्द तो हमेशा घूमती रही है। और हालांकि चौधरी देवीलाल सिरसा जिला से थे, पुराना जिला उनका हिसार था, लेकिन उन्होंने भी इस बात को भली भांति समझा, और जैसा आपने कहा, उन्होंने भी रोहतक को अपनाया और रोहतक में ही अपनी कर्मभूमि कार्यस्थली उन्होंने रखी, और महम का जो चबूतरा है, और महम के लोगों से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक जो था उसको बढ़ाते चले गए, देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तक बने। तो सियासत में तो रोहतक का दबदबा हमेशा रहा है। अब बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो देवीलाल के बाद जब वो लगातार 3 बार चुनाव भूपेंद्र हुड्डा जीतते रहे रोहतक से, तो उसके बाद सियासत ने रंग पलटा, और लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी चौधर के लिए भूपेंद्र हुड्डा को हाथों हाथ ले लिया, और वो बाद में मुख्यमंत्री भी रहे। अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के जाने के बाद बीजेपी की जब सरकार आई, तब भी एक तरफ देखा जाए तो रोहतक की चौधर मानी जाए, क्योंकि हमारे जो मनोहर लाल जी थे, उनका भी गांव रोहतक में ही था। रोहतक था, बिल्कुल। चुनाव उन्होंने भले ही करनाल से लड़ा हो, हाँ। एक सेफ सीट समझ के उन्होंने लड़ा था। ये वो खुद ही कहते हैं, अभी मेरे से पूछा गया था कि भाई आप बताइए कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, शायद क्योंकि मनीष ग्रोवर था, मनीष ग्रोवर उनका मनोहर लाल जी के नज़दीक था, ना छेड़ना हो, इसलिए खुद उन्होंने करनाल को चूज किया हो। नहीं, वो खुद भी कहते थे, उनसे पूछा गया था, वो उन्होंने फरीदाबाद और करनाल
के बारे में, दोनों सीटों के पर लड़ने का उनका मन था। खैर, तो यानी कि रोहतक की चौधर चाहे हुड्डा साहब की और चाहे मनोहर लाल जी की, हाँ, तो रोहतक की रही है। और पिछले दिनों जो है, ये वैक्यूम जो आपने कहा कि भी इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा जी सत्ता से बाहर हैं, और अब 25 तारीख को चाहे देवीलाल जी के जन्म दिवस पर एक रैली का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें उसके जो अभय सिंह चौटाला जमावड़ा करेंगे लोगों का, तो उन्होंने रोहतक को जो चुना, चाहे देवीलाल के साथ जुड़ा हुआ था रोहतक का संबंध, उसको भुलाते हुए, और उन्होंने भी इसी तरह से देखा कि रोहतक से ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो चर्चा बड़ी हो गई, चर्चा इस बात की चल रही है। अभी हम बात कर रहे थे रोहतक की चौधर की बात जी, चौधरी देवीलाल के सांसद बनने की बात, उनके बाद में हुड्डा साहब के आने की बात। जी, चौधरी देवीलाल 1989 में जब सांसद बने, जी, सुरजेवाला जी, 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 जो मुझे लगता है कि आप कितने सहमत हो आप बताएंगे। जी, 1989 में वो सांसद बने, रोहतक से बने और सीकर से बने, जी, राजस्थान से 3 जगह चुनाव लड़ा था। 3 जगह चुनाव लड़ा था। फिरोजपुर से वो हार गए थे। फिरोजपुर से हार गए थे। जी, उन्होंने सीकर को प्राथमिकता दी, सीकर को रखा, सीकर से ही वो उपराष्ट्रपति हुए, उप प्रधानमंत्री, और उन्होंने उस समय रोहतक को छोड़ दिया। तो क्या रोहतक के लोग नाराज थे जो चौधरी देवीलाल को फिर हराते रहे लगातार? इस बात का देखिए असर तो पड़ता है। जो आपने कहा ना, उन्होंने रोहतक को जो छोड़ा, तो अल्टीमेटली उसका थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा। 1989 के बाद, यानी कि 1991 का चुनाव हुआ। हाँ, 91 के चुनाव में चौधरी देवीलाल हारे। अगर वो रोहतक को ना छोड़ते और सीकर को छोड़ देते तो शायद उनकी फेवर में रहता। तो क्या यही कारण था रोहतक उनसे नाराज हुआ, या कुछ और भी आपको लगता है? नहीं, ये एक छोटा जैसे 1991 का चुनाव हुआ, बाकी तो हालात बदलते रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि रोहतक के लोगों का जो फैसला था ना, वो रोहतक की चौधर के लिए था। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सांसद बनाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो एक टूल समझो, या एक मोहरा बना के, चौधर का सवाल था रोहतक की। सवाल तो रोहतक की चौधर का दिया था ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। हाँ, नहीं, लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक की चौधर का एक द्योतक, एक सिंबॉलिक वो समझ के और उनको साथ दिया है। मतलब लोगों में ये रोष था कि भाई इन्होंने, हमारी चौधरी देवीलाल ने सीट छोड़ दी, सीट भी छोड़ दी, वो भी था, और उनका लोकल भी हमारा या अपना आदमी, महम का इशू भी था, कुछ महम का मुद्दा भी था। वो तो कई कारण जुड़ते गए। सबसे बड़ा तो ये है ना कि देवीलाल जी के भले वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन लोग जो थे, स्थानीय लोग, उनको तो फिर भी वो सिरसा का मानते थे। एक बात है सुरजेवाला जी, जी, अभय सिंह पे बाद में दोबारा आएंगे। 1991 में चौधरी देवीलाल चुनाव हारे लगभग 22-23 हज़ार वोट से, जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। जी, 1996 में चौधरी देवीलाल लोकसभा का चुनाव हारे लगभग 2200-2300 वोट से, जी, और 1998 का लोकसभा चुनाव चौधरी देवीलाल हारे 300 कुछ वोट से थे, 327 था या सब, मतलब 300 के आसपास वोट से हारे। 1999 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ने टिकट दे दिया कैप्टन इंदर सिंह को। हम जब कहते हैं कि देवीलाल जी को रोहतक की चौधर के नाम पे हराया, तो उसी कैप्टन इंदर सिंह ने, चौधरी देवीलाल के शागिर्द थे, उन्हीं भूपेंद्र हुड्डा को बड़े अंतर से हराया। जी, उसके 2 ही कारण थे ना, जैसे मैंने बताया कि देवीलाल जी को तो आउटसाइडर माना लोगों ने, इंदर सिंह, कैप्टन इंदर सिंह को बस स्थानीय थे, तो रोहतक की चौधर तो रोहतक में रहे ही। हाँ। एक बात। दूसरा, कारगिल युद्ध का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस वक्त। वो जो चुनाव हुआ ना, तो हमारे यहाँ कोई ना कोई जो एक घटना होती है ना, तत्कालिक इतिहास में भी पढ़ा है कि तत्कालिक असर उसका बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें जितनी बड़े युद्ध हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें 2 कारण, एक तो पीछे के कारण होते थे, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण बहुत इफेक्टिव होते थे। बिल्कुल। तो वो जो था भाई, अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, 13 महीने वाली सरकार थी, कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद 99 का चुनाव आ गया था। लोगों को लगा कि अटल बिहारी को टाइम भी कम दिया है, पहली बात। दूसरा हुआ कारगिल आ गया, सब मिलजुला करके, और रोहतक वर्सेस रोहतक हो गया चुनाव। तो वो यानी कि रोहतक की चौधर के नाम पर ही, रोहतक के चौधर तो सवाल इसलिए नहीं था कि दोनों रोहतक से थे, और इधर कैप्टन सिंह देवीलाल जी ने उतार दी। हाँ, सवाल फिर आ गया ना कारगिल का युद्ध का, मैं समझता हूँ बड़ा फैक्टर था, उससे ये हुआ।
अब आप देखिए उसके बराबर सीट थी महेंद्रगढ़, वहाँ पे वो नई वो थी सुधा यादव। सुधा यादव, वो चुनाव जीत गई, है ना जी। बिल्कुल। वो सिर्फ कारगिल का युद्ध से ही, और तो राजनीति से उस परिवार का नई कैंडिडेट थी या उस महिला का कोई लेना देना ही नहीं था राजनीति से। अब अगर अब बात करें जी। अब अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक में उनके गढ़ में जा करके, मैं गढ़ ही कहूँगा, हाँ रोहतक लोकसभा में जो 9 सीटें हैं विधानसभा की, जी 9 में से 1 सीट बीजेपी के पास है, 8 सीटें कांग्रेस के पास है। जी तो उस गढ़ में अभय सिंह चौटाला चुनौती दे रहे हैं। जी कई लोग शामिल भी हो रहे हैं पार्टी में। जी। तो क्या अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितना बड़ा डेंट दे सकते हैं वहाँ पर? देखिए इस वक्त कुछ कहना समय से पहले की बात होगी। इस वक्त लोग खुद कंफ्यूज हैं। देख, एक तरफ तो पिछला जो चुनाव जो विधानसभा का संपन्न हुआ, उसमें एक तो लोग फैसले से, जो चुनाव का फैसला है, शुरू में तो अपने को ठगा सा महसूस किया लोगों ने, क्योंकि जो एक धारणा थी उस कांग्रेस आ रही है भाई, हाँ, उस धारणा के विपरीत जो चुनाव के नतीजे आए, तो उससे लोगों को एक बड़ा अजीब सा महसूस होता रहा। तो फिर उसके बाद जैसे अब तीसरी बार भाजपा की सरकार है, तो और लंबा समय है अभी, 4 साल है चुनाव का, तो लोग अभी इस बारे में कुछ निर्णय की जो स्थिति है वो नहीं हो पा रही। लोगों ने इस बारे में कोई अपना मन उजागर नहीं कर पाते। हाँ, ये ठीक है कि इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा जी चूँकि सत्ता में नहीं है, ये भी एक कारण है लोगों का, तो उसकी वजह से लोग जो है लोग तो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में नहीं है, हुड्डा खुद वजह है। हाँ नहीं, तरह तरह के हैं। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, खुद भी नहीं आए, कांग्रेस को भी डुबो दिया, लोग तो ये कहते हैं। नहीं, एक फैक्टर मानते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात का दोष उनको सर मंडता है। इवन रोहतक के लोग, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जी, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, हुड्डा को छोड़ रहे हैं, इनेलो में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बनी बनाई राज जिस चौधर के नाम पे लाए थे वो चौधरी छोड़ दी। नहीं, दोनों ही बातें हैं। एक तो इस बात का लोगों के मन में जो है रोष तो है, और साथ ही में ये भी है कि लोग जो सत्ता के साथ भी चिपकते हैं। सत्ता में तो अभय सिंह है नहीं, सत्ता तो बीजेपी की है। फिर बीजेपी की भले ही हो, भूपेंद्र हुड्डा का जहाँ तक सवाल है कि भाई ये देख के कि भाई शायद आगे जो, चूँकि देखिए अभी एलओपी का वो अभी तक वो नहीं निर्णय हो पाया, और काफ़ी विधायक उनके पाले में हैं। बावजूद इसके लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद अगला जो होगा भविष्य, उसमें शायद भूपेंद्र हुड्डा जी ना हो। तो इस वजह से भी लोगों के दिमाग आपको क्या लगता है? नहीं, अभी मैं इस बारे में कह रहा हूँ ना, ये समय से पहले की बात है जी। तो और एज फैक्टर भी है। 3 चुनाव हारने के बाद में लगातार, एज फैक्टर भी है 3 चुनाव हारने के बाद लगातार जी। कोई भी पार्टी सोचेगी नहीं क्या? पार्टी के अलावा 2-3 बातें और भी हैं। जब आप पर यह आरोप लगने लग जाए कि आपने ही चुनाव हरा दिया। 2 राज्यसभा के चुनाव गुजरे, उनमें भी जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, जब लाडले चुनाव लड़े तो जीत गए, हाँ, जब पार्टी कैंडिडेट थे तो हार गए। 2 बार का वो जो परिणाम हुआ ना राज्यसभा का, आनंद हारा, वो भी एक बड़ा दुखदायी अध्याय है कांग्रेस के लिए। और एक और दौर चला था कांग्रेस के अंदर, वो G23 एक ग्रुप बना था, G23 में भी थे, तो वो भी एक इशारा करता है लोगों के मन में, इस बात का एहसास दिलाता है कि केंद्रीय नेतृत्व सोचता है कि इन बातों को। और अभी कहते हैं रिसेंटली जो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ है जी, आर्यन मान, इसका भी लोग उछाल रहे हैं कुछ ऐसी बातें, तो हाईकमान तक ये बातें जाती हैं। लोग तो कह रहे हैं एक दिन भी दीपेंद्र हुड्डा ने वोट नहीं मांगी जा करके, तो वो बातें ओपी धनखड़ आते हैं उसी एरिया से जी, कैप्टन अभिमन्यु आते हैं उसी एरिया से बीजेपी से जी, वो वहां पर जा करके प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे जी। फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो वहां वोट मांग रहे थे जी, पलवल के विधायक है मंत्री गौरव गौतम, वो जाके वोट मांग रहे थे
जी हुड्डा साहब की सारी टीम घर बैठी हुई थी अपनी, जी। तो ये सारी क्यों ना क्वेश्चन मार्क लगे। हाँ, वो मैं यही तो कह रहा हूँ, उससे केंद्रीय नेतृत्व को ये बातें पहुँचती हैं और इनका जो इसके बाद जो आता है नतीजा, उससे लोगों में तरह तरह की चर्चाएं, एक अलग से सवाल खड़े होते हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। दो सवाल जोड़ रहा हूँ इकट्ठे, अंतिम पे आते हैं जी। अभय सिंह चौटाला ने रोहतक को चुना, नंबर 1 अभी हाँ, कितना फायदा मिलेगा? नंबर 2, अभी चुनाव को बहुत देर है, कितनी देर असर करेगा ये रोहतक से जुड़ना? देखिए वो इस वक्त इनेलो की अगर बात करें, सबसे पहले जो एक हरियाणा के अंदर एक सियासी दल रहा है, जो ये देवीलाल का प्रभाव रहा, जो प्रकाश चौटाला का उसमें वो योगदान रहा, तो उसकी अपनी एक पैठ। लेकिन पिछले दिनों इनेलो जो है 2 खेमों में बटा, एक जेजेपी और दूसरा इनेलो। तो पिछले दिनों जो जेजेपी का जो एक सरकार में शामिल होना और सीधी बात थी लोगों में, वही उचाना था जहाँ 48,000 वोट से दुष्यंत ने जो है ना कामयाबी हासिल की। और अब वो 5वें नंबर पे 2024 के चुनाव में 5वें नंबर पे, और अपनी जमानत तो सत्ता की मलाई खाली। वही आएंगे हम। जजपा का जो एक ग्राफ उठ रहा था, और लेकिन उन्होंने जब लोगों ने 10 सीट जिताई और इस आश्वासन पे कि भी वो सत्ता के खिलाफ होंगे और सत्ता पक्ष के सत्ता दल जो था उसकी झोली में जा बैठे, वो बात लोगों को पसंद नहीं आई और उसका खामियाजा जेजेपी ने भुगता। अब जेजेपी के कमजोर होने से नेचुरल है कि जो उस विचारधारा के लोग थे, वो यानी कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा जो है वो अभय सिंह के पास आ रही है, और वो उनके पास लौट के आ रही है। एक ठीक बात है जी। दूसरा ये भी था, शुरू दिन से जो पुराने लोग थे, यानी उम्र दराज 50 साल से बड़ी उम्र के, उनकी भावनाएं और उनका लगाव जो है ओम प्रकाश चौटाला से, तो वो इस वजह से इनेलो के साथ जुड़े हुए रहे वो लोग। यूथ जो था ना, नया नव युवक, वो जेजेपी की तरफ ज्यादा वो था। आपने देखा हो जगह जगह सीएम आया, सीएम हाँ बिल्कुल, आया, और वो सारा ये दूसरा हुआ कि चौटाला वो वाली। तो एक तो ये बात आ गई कि इनेलो का जो ग्राफ आपने कहा ना, वो कारण ये है कि वो जेजेपी की बजाय अब लोग इनेलो को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। इधर इनेलो के लोग बहुत कांग्रेस में गए थे, वो बढ़ रहा है। दूसरा, कांग्रेस का सत्ता में ना आना लगातार 3 बार, और जैसे ये बातें अभी आपने दोहराई हुड्डा साहब वाली, हाँ, ये जो फैक्टर्स है, इससे निराशा जो हुई, जैसे कहा ना अभी जेजेपी से भी लोग रोष में थे या निराश थे, इसी तरह कुछ एक छोटा एक वर्ग वो कांग्रेस के अंदर भी वो नाराज जो है। बड़ा कहते थे लोग इनेलो करण कर दिया जी हुड्डा ने कांग्रेस का। हाँ, वो भी था। तो उसका जो एक वर्ग है वो भी टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स, उनको जगह चाहिए भाई। वो ऐसा वर्ग है जो बीजेपी को तो पसंद नहीं करता, वहां तो वो जाएगा ही नहीं। एक लाइन में सीधे तो सीधे कह दूं, वो किसान कांग्रेस को छोड़ के अगर निकला, एक लाइन से, एक मिनट, किसान वर्ग जो है जी, नंबर 2 जी, मैक्सिमम किसान वर्ग जाट कम्युनिटी से है जी, नंबर 3 मैक्सिमम जाट कम्युनिटी गांव में है। जी, यानी कि ये जो गांव किसान और प्लस जाट, जी, ये जो कांग्रेस और जेजेपी हुड्डा और दुष्यंत के पास जो गया था, वो आप कहना चाह रहे हो कि अभय सिंह के पास आ रहा है। भाई वो जो निराश जो जिन्हें लगा कि सत्ता रोष है जी, उनको वो, यानी कि हुड्डा तो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं या आना नहीं चाह रहे, जो भी है, या लोग नहीं समझ रहे। मैं तो उनको कई बार कहता हूं कि वो आना भी नहीं चाह रहे थे शायद। ये तो ठीक है जी, मैंने कहा ना कि खुद ये लोग कहते हैं कि खुद डूबे कांग्रेस को ले डूबे। इधर दूसरी तरफ जो दुष्यंत चौटाला के साथ अनुभव रहा जी, उनको लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं रहा जी। तो मतलब वो दोनों वर्ग खासकर वो विचारधारा मैंने बोला जो किसान प्लस में आ गया, जाट वर्ग में ग्रामीण, कुछ भी कहिएगा, मैं उसको एक वर्ग कहूंगा। हाँ। और वो जो है अब टिल्ट होगा तो किधर जाएगा जी, वो तलाश में है। एक और भी चीज़ है, अक्सर ये देखा है, ये मेरा अनुभव भी है, चाहे आप छोटा चुनाव ले लीजिए गांव के
पंच का, सरपंच का ले लीजिएगा, पंच का ले लीजिएगा। वहाँ क्या होता है कि जो पिछला सरपंच है ना, जो मौजूदा है या जो अब चल रहा है, आगे आने वाले चुनाव में लोग उसको नाराज तो होते हैं, नाराज ज़्यादा होते हैं। उससे पहले वाले से थोड़ा, उससे पहले वाले से और कम हो जाएंगे, कम हो जाते हैं, उसको फिर मौका दे देते हैं। हाँ, यानी कि दुष्यंत से ज्यादा नाराज, हाँ, हुड्डा से भी नाराज, लेकिन चौटाला इससे तो बहुत पहले थे वो, हाँ, उनको फिर वो थोड़ा ओम सा प्रकाश चौटाला जी स्वर्गवासी हो गए, उनका अभय सिंह है तो अभय सिंह को सत्ता में सीधे रही पार्टी नहीं। कह लो। एक आखिरी सवाल और, आपने कहा जी। कि भाई एक विशेष वर्ग, ग्रामीण वर्ग, जो खासकर मैं जो कह रहा था, आप उसे एक वर्ग कह रहे हैं जी। कि वो आकर्षित हो रहा है अभय सिंह चौटाला की तरफ। उसको जगह चाहिए ना, जगह वो चाहिए। तलाश रहा है, वो तलाश रहा है अब कि फिर वही किधर सवाल, जाए। कितने दिन का आकर्षण रहेगा और अभय सिंह चौटाला क्या रोक पाएंगे? क्योंकि अभय सिंह चौटाला को लेकर के लोग बहुत कहते हैं कि स्वभाव, हाँ जिद, ये भी है। गुस्सा, जी। कितने दिन रोक पाएंगे? देखिए, वक्त बड़ी चीज़ है। अगर समय के साथ कहते हैं, पहले ओम प्रकाश चौटाला जी भी थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने भी अपने को ढाला और कामयाबी पाई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त जो है ना बहुत कुछ सिखा देता है। तो अभय सिंह चौटाला भी अगर अपने रवैये को, जैसा लोग कह देते हैं, हमने तो नहीं देखा, बट उनका एक स्वभाव थोड़ा सा गर्म मिजाजी जिसको कहते हैं, या कह सकते हो कि लोगों ने उनके लिए एक धारणा बना ली, एक ऐसी इस टाइप की धारणा बन गई। बिल्कुल। अगर उसको वो तोड़ देते हैं, इस धारणा को, और वो लोगों में मिक्सअप हो जाते हैं, तो निसंदेह वो आगे बढ़ेंगे, फायदा होगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्योंकि वैक्यूम है, मैंने कहा रोहतक- शुरू में, मैंने कहा था वैक्यूम है इस वक्त राजनीति में, हरियाणा में खासकर खालीपन है। हाँ, उसे वो भर सकते खालीपन है, और वो कौन लोग कहाँ जाएंगे, वो वक्त को देख के जा रहे हैं। अभी लोग छटपटा रहे हैं कि किधर क्या देखें, क्योंकि चुनाव दूर है अभी। तो यानी कि रोहतक भी बदलेगा, और वो आपने बताया कि वो जो वर्ग है वो भी आकर्षित हो रहा है। हाँ। और गेम अभय सिंह चौटाला के अपने हाथ में भी रहेगी, कितना रोक पाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा तो ना जेजेपी का डाउन जाना, वो अभय सिंह का के लिए फायदे में हुआ। दूसरा, जो ये रोहतक की चौधर और जो ये कांग्रेस में भी जो चल रहा है, उसका लोगों में जो छटपटाहट या जो लोग निष्क्रियता या रोष, वो लोग भी इधर जाने की, कुछ जा भी रहे हैं और कुछ और जा भी सकते हैं। तो अभय को इस चीज़ का फायदा हो सकता है, और हो भी रहा है। तो अब ये तो वो कितना संघर्ष करेंगे, कितना लोगों को लेके चलेंगे, कितना रोक ये पाएंगे, वक्त बताएगा। और आगे का तो भविष्य के उसमें है, गर्भ में सब। तो ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी जो बात कर रहे थे हम रोहतक को लेकर के। रोहतक जो चौधर की सियासत के नाम पे चलता रहा कि एक तो रोहतक कितना अभय सिंह चौटाला को समझ पाएगा और अभय सिंह चौटाला कितना रोहतक को समझेंगे, नंबर एक। और दूसरी बात इन्होंने बताया सुरजेवाला जी ने, और मैं भी उससे सहमत हूँ। आप कितने सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जेजेपी का जो मतदाता, यानी कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा का मतदाता, वो अभय सिंह की तरफ आकर्षित है। जो हुड्डा से नाराज मतदाता, जिनको लगता है कि कहीं सत्ता खो दी गई, वो अभय सिंह चौटाला की तरफ आकर्षित है। ये अभय सिंह चौटाला के हाथ में है कि वो कितना रोक पाएंगे लोगों को अपने साथ में, कितना भुला लेंगे, कितना भुला पाएंगे। चलिए, एक शब्द ये भी हो गया, कितना रोक पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं इन बातों से? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।